बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उसमें अभी तक जो है ना 10th के लेक्चर में से हम बायोकेमिस्ट्री यानी कि यूनिट 13 चैप्टर 13 तक डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं। आज चैप्टर 14 द एटमॉस्फेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो अपनी बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं अकेडमीज़ में वो अपने फीसों से छुटकारा हासिल करते हैं। तनवीर अहमद स्पीक चैनल और फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को पेजेस को फॉलो करने के बाद आप इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे सुन के अपने उन बारी भरकम फीसों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तलबा तलबात जो प्राइवेट अकेडमीज़ और प्राइवेट स्कूल्स में अपनी वो फीस पे नहीं कर सकते, वो इन तमाम लेक्चर्स को सुन के लेकर वो अपने नॉलेज को ना सिर्फ इनहेंस कर सकते हैं बल्कि अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 14 जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का 1 जो पोर्शन है द एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया जाएगा। मेजर टॉपिक इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स है, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट है एंड अज्यूम्ड पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट को हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की सब्जेक्ट को डाउनलोड किया है, उर्दू में हम इसको ट्रांसलेशन यार्ड में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लिहाजा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आपके सामने है कि इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद एटमॉस्फेयर यूनिट को पढ़ने के बाद आप ये बुलेट पॉइंट्स में से गो थ्रू हो जाएंगे, इनके फैमिलायर हो जाएंगे, इनके बारे में आप जानना शुरू कर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द एटमॉस्फेयर वो जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 और केमिस्ट्री 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और इसमें हम जो है ना उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो है ना वो 14 और ये 10वीं क्लास की जो है ना वो बुक है जिसके हम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश 9 और 10th की जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर इसमें रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई के लिए भी जो है ना इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें ताकि इसका मुझे भी कोई एडवांटेज हो सके आने वाले दिनों में। एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में ये है कि हमारा जो ज़मीन है 4 कुदरती सिस्टम पर मुश्तमिल है, यानी कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर। ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने के लिए इन सिस्टम्स के बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम जो है ना फोकस करेंगे इस एटमॉस्फेयर पर और जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हमें एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की अहमियत के बारे में इल्म मुहैया करती है। एटमॉस्फेयर को 4 रीजन में तकसीम किया। हर रीजन के अपने कुदरती ख्वास हैं लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती सिस्टम में खलल डाल रही हैं। इन सरगर्मियों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बेतदरीज तब्दील हो रहा है। इन तब्दीलियों के साथ इसबाब में बयान किए गए हैं। पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रगल जारी हैं ताकि उनको काबू में रखा जा सके। ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन किस तरह की जाती है आइए देखते हैं। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का गुलाफ है। ये ज़मीन से ऊपर की सतह मुसलसल किसी हद के बगैर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर मास का तकरीबन 99% हिस्सा जो 30 किलोमीटर की सतह के अंदर है और 75% हिस्सा पहले 11 किलोमीटर में मौजूद है। वॉल्यूम के लिहाज से एटमॉस्फेयर की फीसद कंपोजिशन जो आपके टेबल है 14.1 में दी गई है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है इस इन तमाम गैसेस का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वॉल्यूम परसेंट है 78% है, 20% इसका है और इसका 0.93 और इसका 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसकी कंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें एटमॉस्फेयर है। तो इसके साथ साथ आप जो है ना आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनती हैं वो किस
किस तरह बनती हैं आइए देखते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ऊपर की तरफ जो है ना ज़मीन से ये फैले होते हैं और ऊपर की जानब गैसेस की कंसंट्रेशन बेतदरीज कम होती जाती है, जिसमें नतीजे में प्रेशर भी बेतदरीज कम हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बेतदरीज तब्दील नहीं होता, बल्कि ये बहुत सी पेचीदा तरीके से बदलता रहता है, जैसा कि शक्ल 14.1 में आपको दिखाया गया। 14 में नीचे जाके देखते हैं, ये आपकी यहाँ पे शक्ल होगी, तो पहले देखते हैं कि ऊपर टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को 4 रीजन में तकसीम किया गया है, और इसको जो है ना वो जब इट वेरीज इन कम्प्लेक्स वेज शोन इन फिगर 14 पॉइंट है, और इसका जो 4 रीजन्स में इसको तकसीम किया गया है। इसका जो है ना टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से जो इसका जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो टेम्परेचर वो बाकायदगी से कम होता है। और जो एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स जो है आपका ट्रोस्फेयर कहलाती है। इससे ऊपर 50 किलोमीटर तक बुलंद लेयर जो आपका जो लेयर स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो आपका बनता है वो इस रीजन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर से और ऊपर मेसोस्फेयर की लेयर है जो कि 85 किलोमीटर तक बुलंद है। इस रीजन में दोबारा जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 93 से सेंटीग्रेड तक कम होता है। इस 85 किलोमीटर से ऊपर जो थर्मोस्फेयर है वो उसकी लेयर है, जिसमें ऊपर की जानब टेम्परेचर में बेतदरीज इजाफा होता चला जाता है। तो ये चारों के चारों ये रीजन्स हैं वो आपके सामने बयान किए गए हैं, और वो किस तरह उसको दिखाए गए हैं आपके पर किलोमीटर के लिहाज से। ये आपका थर्मोस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, और इसका अलावा जो ट्रांसफेयर है, और इसकी जो कंडीशनैलिटी है 0 किलोमीटर से लेकर आपका जो इसका एटीट्यूड है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बनता है। तो इसमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें 2, और इसमें -50 ये नीचे की तरफ इसकी बनती है। तो और ये आपका अजूम लेयर कहलाता है। तो ये सारे का सारा एटमॉस्फेयर की लेयर है डिफरेंट सेफर्स में आपकी, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर जो काम कर रहा है। करैक्टरिस्टिक आप जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि 14 पॉइंट एटमॉस्फेयर के चारों रीजन के यहाँ पे जो खास हैं वो दिए गए हैं। यानी कि आपका ट्रांसफेयर है वो 0 डिग्री से मतलब 0 से 12 किलोमीटर तक है, और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 सेंटीग्रेड तक होता है। स्ट्रेटोस्फेयर है 12 से 50 तक और -50 डिग्री से 2 सेंटीग्रेड तक होता है, और मेसोस्फेयर है वो आपका 50 से 85 किलोमीटर है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें डिक्रीज करता है। यहाँ पे भी डिक्रीज करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। और थर्मोस्फेयर है जो 85 से 120 किलोमीटर तक होता है, और ये -93 डिग्री यानी कि ये भी इंक्रीज करता है। इसमें हम जो है ट्रेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की तब्दीली के वजूहात एक दूसरे के जाने के हम इसको वजाहत से बयान करेंगे। सबसे पहले ट्रोस्फेयर में क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें जो है ट्रोस्फेयर के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं। ज़मीन के एटमॉस्फेयर का 99% वॉल्यूम जो है इन दो गैसेस पर मुश्तमिल होता है। अगरचे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के बखरात की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बरकरार अहम किरदार अदा करते हैं। ये दोनों गैसेस सूरज की विजिबल शों को गुजरने नहीं देते, लेकिन ज़मीन की सतह से उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं। जैसे जैसे बुलंदी में इजाफे से इन गैसेस की कंसंट्रेशन बेतदरीज कम होती है, तो इसी लिहाज से टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड फी किलोमीटर की शहर से कम होता है, यानी कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये दो रीजन है जिसमें तमाम अक़साम के मौसम पाए जाते हैं। तकरीबन तमाम एयरक्राफ्ट इसी रीजन में परवाज करते हैं और ये आपका ट्रोस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ये ट्रोस्फेयर से ऊपर वाला स्फीयर होता है जो कि 50 किलोमीटर तक बुलंद हुआ है। इस रीजन में टेम्परेचर जो होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बेतदरीज बढ़ता है और इस रीजन में आप ओजोन की मौजूदगी टेम्परेचर में इजाफा का बायस बनती है। इस रीजन में टेम्परेचर में इजाफा बुलंदी के साथ साथ होता है। जैसा कि स्ट्रेटोस्फेयर की नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की 3 लेयर मौजूद होती है, जैसा कि शक्ल 14.2 में आपको बयान किया गया है। क्योंकि ऊपर वाली लेयर में मौजूद आपका जो ओजोन है वो सूरज से आने वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी की हामल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जज़ब कर लेती है, इसलिए ओजोन आपका जो
मोनो अटामिक ऑक्सीजन एटम और डाई अटामिक ऑक्सीजन O2 गैस में ये तकसीम हो जाती है और इसकी इक्वेशन यहाँ पे बनती है, यानी कि ऑक्सीजन 3 है, इसको अगर मिलाएंगे तो आपका O2 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो ये आपकी गैसेज यहाँ पे आपको मोनोमार्टिक कहलाती हैं और ये आपस में ये टूट जाती हैं रोशनी की मदद से। ये कुछ एक और ट्रॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर रीजन जो है ना वो इस इमेज में दिखाया गया, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे चूंकि जिसने भी अपलोड की है इसको स्कैन करके अपलोड किया है तो अच्छे से यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एज का एटीट्यूड है 0 to 50 दोनों के दोनों रीजन्स के किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर में आप जो अल्ट्रा वायलेट के दरमियानी रास्ते से बहुत कम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गुजर रही होती हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन है O and O2 आप जो गैस दोबारा ओजोन बनाने के लिए मिलती है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रीजन में ओजोन के बनने की वजह से ओजोन की लेयर बन जाती है। बस ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में मौजूद होती है, जो कि O2+O और आपका O3 बनता है। और इस तरह जो स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से तक बहुत ही कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंच जाती हैं। यहाँ बस मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती और ना ही इसकी ओजोन अब बनती है। तो ये आपकी जो है ना वो दोनों के दोनों ट्रांसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर रीजन्स की मालूमात थी जो यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट है आपका प्लूटोडेंट्स। प्लूटोडेंट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। प्लूटोडेंट्स एक ऐसा नकारा मादा जो पानी, हवा और मिट्टी को आलूदा करता है। 3 फैक्टर्स जो प्लूटोडेंट की शिद्दत का तयन करते हैं वो उसकी केमिकल की आपकी नेचर, कंसंट्रेशन और बका है। ये प्लूटोडेंट आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें इंसानी सरगर्मी से वैसे बनते हैं और खारिज होते हैं। ये आपकी जो एनवायरनमेंट है हवा, पानी या मिट्टी को जिंदगी के लिए नुकसानदेह बनाते हैं। सो द प्लूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस। बस प्लूटेंट्स वो मादे हैं जो आलूदगी का सबब बनते हैं, जबकि आपकी जो कंटेमिनेशन होती है वो मादा है जो किसी चीज को नाखालस बनाते हैं। और हवा में मौजूद नुकसानदेह मादे हवा के प्लूटेंट्स कहलाते हैं। एक सफेद मादा भी खास कंसंट्रेशन से ज्यादा होने की वजह से नुकसानदेह होता है। हवा के प्लूटेंट्स से मौसम को बदलने, इंसानी सेहत को पूरी तरह मुतासर करने, पौधों को नुकसान और इमारतों को तबाह करने का बायस बनते हैं। तो ये आपकी प्लूटेंट्स की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स किस किस्म के होते हैं आइए देखते हैं। ज्यादातर प्लूटेंट्स को प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स में तकसीम किया जाता है। प्राइमरी प्लूटेंट्स वो नकारा प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक एशिया के चलने से बनते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड्स यानी कि SO2 और SO3 को आपस में मिलाकर बनते हैं और कार्बन के ऑक्साइड्स जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, खासतौर पर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया और फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं उसमें। तो ये इनकी टाइप्स होती है अमोनिया के एंड फ्लोरीन के कंपाउंड्स। सेकेंडरी जो प्लूटेंट्स होते हैं उसमें प्राइमरी प्लूटेंट्स के मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में बनते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ओजोन और पेरोक्सिक ट्रायल जो नाइट्रोजन है यानी कि इसको PAN कहा जाता है यानी कि इसके अज़्म में। तो इस तरह इनकी अक़साम को आप डिफाइन कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट्स जो हवा में प्लूटेंट्स के सोर्सेज हैं वो हम देखते हैं वो किस तरह होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पर मुश्तमिल होता है और अगरचे दूसरी गैसेस बहुत कम मकदार में होती हैं, लेकिन ये आपकी जो एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका जो एनवायरनमेंट का तयन करता है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए ये छोटी मकदार एक ख़ास कंसंट्रेशन तक तो बेज़रूर समझी जाती हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से पिछले 60 सालों में कुछ इलाकों में इनकी कंसंट्रेशन हिफाजती हद से बहुत बढ़ गई है। हवा के प्लूटेंट्स के मुख्तलिफ सोर्सेज मंदरजा झैल हैं। वो कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड या कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो किस तरह मिला के इन तमाम चीज़ों को बनती है। कार्बन के ऑक्साइड और CO और CO2 उसमें कार्बन के सोर्सेज के ऑक्साइड का जजा है। नंबर A ये दोनों गैसेज आतिश फिजा और पहाड़ों के फटने और ऑर्गेनिक एशिया की कुदरती तौर पर डिकम्पोजिशन के दौरान खारिज होती है। नंबर 2 आपका जो होता है ताहम इन गैसेस के खारिज होने का सबसे बड़ा जो सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल, कुदरती गैस का जलना। हर किस्म की गाड़ियों के इंजनों, इंडस्ट्री की भट्टियों या खुले हवा में फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और खारिज होती है। नंबर 3 आपकी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं जो आपकी जंगल की आग और लकड़ी के जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और खारिज होती है। CO2 और CO खास तौर पर जब ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई हो तो CO का अखराज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आइए देखते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ज़मीन के गिर्द एक गलाफ की लेयर बना लेती है। ये सूर्य से आने वाली हरारत की जो शुआओं को गुजरने देती है जो कि ज़मीन तक पहुंच जाती है। ये शुआएं ज़मीन की सतह से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जैसा कि शक्ल 14.3 में दिखाया गया है। और लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन हरारत का इतना हिस्सा रोक लेती हैं जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए काफ़ी होती है। बस कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में सफ़ेद और ज़रूरी होती है, और वरना ज़मीन ज़्यादा मुमकिन ना होती। अगरचे फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ज़मीन का मौजूद टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि ये पौधों के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी जानवरों के लिए ऑक्सीजन। पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जबकि जानवर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। इसी तरह इन दोनों गैसेस के दरमियान एक कुदरती तवाज़ुन कायम हो जाता है, जैसा कि नीचे ज़ाहिर किया गया। लेकिन मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के बायस ये तवाज़ुन आपका बिगड़ जाता है। तो इस तरह ये इनकी लेयर अब बनती है यहाँ पे। अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस नहीं है, यानी कि इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली, लेकिन फिर भी इट इज़ एन एसेंशियल फॉर आवर प्लांट्स, और ये हमारी इंसानी सरगर्मी के लिए फोर्सेस के फैलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आपका ग्लास हाउस की दीवारों की तरह काम कर दिया गया। इजाफा शुदा जो कार्बन डाइऑक्साइड है सूरज की हीट की वजह से एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेस को अंदर आने देती हैं, मगर ज़मीन की सतह से ऊपर उठने वाली इन्फ्रारेड एशंस को जज़ब कर लेती हैं और यूं एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को वापस जाने से रोक लेती हैं। इस तरह एटमॉस्फेयर हीट एनर्जी के रहती है जो कि ज़मीन की सतह को रात के वक्त ठंडा नहीं होने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में आस्ता आस्ता इजाफा होने लगता है। जैसे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एटमॉस्फेयर का औसत टेम्परेचर बेतदरीज बढ़ता रहता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, जैसा कि शक्ल 14.3 में बी में दिया गया है। तो आपका एक तो ये आपके सामने शक्ल है, और ये जो आपको दिखाया गया, और ये आपके 14.3 में हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर में, और ये अफेक्ट हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार की जो प्रपोर्शन पर होता है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होगी उतनी ही ज़्यादा हीट जज्ब होगी, यानी गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी में इजाफे की वजह से ये आपका मजहर है जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी कहलाता है। यानी कि इस किस्म की जो कंडीशन जो हमने आपसे डिस्कस की है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग का मंजर भी आपका दिखाता है। तो शक्ल आपकी हमने पहले भी आपको दिखाई है, ये आपका 14.3A है, ये 14.3B है। तो ये आपकी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग वो आपका कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका बनता है इफेक्ट्स, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो क्या होंगे। नंबर 1 पे आपका जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे के नतीजे में हर साल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में तकरीबन 0.5 का इजाफा हो रहा है। नंबर 2 आपका जो एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में आम तब्दीलियों का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से मौसमों में तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। इंतहाई शदीद मौसम आम और साबका दौर की निस्बत शिद्दत है वाक़ हो रही है। नंबर 3 आपका जो है ये बर्फानी चोटियों और ग्लेशियर को पिघला रही हैं, जिससे सैलाबों और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इजाफा हो रहा है। नंबर 4 आपका जो समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साहली इलाकों के फर्क गर्क होने का खतरा है और गुंजान आबाद इलाके आपके खत्म हो रहे हैं। तो ये असरात हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग की। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो आपको हमने बताया। कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो आपका पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल है, जानवरों रेस्पिरेशन का अमल है, CO2 और O2 के दरमियान कुदरती जो तवाज़ुन है, इनकी वजूहात की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के असरात हमने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ ये कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इसको आपने इटसेल्फ पढ़ के अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, यानी कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी की सारी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के अगेंस्ट, ये भी आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फर कंपाउंड्स, यानी कि सल्फर कंपाउंड्स क्या होता है आइए देखते हैं। कुदरती तौर पर सल्फर कंपाउंड्स सल्फर पर मुश्तमिल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एशिया की जो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, आतिश फजां गैसेज और जंगलात की आग से खारिज होते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुदरती सोर्स से पैदा होने वाली सल्फर के कंपाउंड की कंसंट्रेशन गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉसिल फ्यूल्स के जलने से खारिज होने वाले सल्फर के कंपाउंड्स के मुकाबले में बहुत कम है। खारिज होने वाली तमाम जो सल्फर ऑक्साइड का तकरीबन 80% जो हिस्सा है वो पेट्रोलियम के जलने की वजह से होता है, जैसा कि 14.6 में आपको दिखाया गया। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हैं ये और सल्फर पर मुश्तमिल ये चीज़ें होती हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं और जो
वो फ्यूल में सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SO2 और SO3 जो इसमें शामिल होते हैं, इसके साथ साथ जो सल्फर के ऑक्साइड्स का हवा में पहुंचना होता है, ये हवा के पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो सल्फर के ऑक्साइड्स का पानी हवा में हल होगा एसिड बनकर जाता है, जो कि ज़मीन परस्ती का बायस बनते हैं, यानी कि द फॉल्स ऑन द जो कि ज़मीन में ज़ेर सरपरस्ती होती है, तमाम के तमाम सल्फर कंपाउंड्स कहलाते हैं। अफेक्ट्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड SO2 के जो असरात हैं वो क्या है? नंबर 1 पे आपका SO2 एक इंतहाई नाखुशगवार अबूर रखने वाली रंग गैस है, ये मरीजों के लिए सांस लेने में मुश्किलात का बायस बनती है। नंबर 2 आपका जी SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो अमारतों और नबातात को नुकसान पहुंचाता है। इसकी तफसीलात सेक्शन 14.4 में भी दी गई हैं। और ये सल्फर ऑक्साइड की वजह से होने वाली पोल्यूशन को रोकने के लिए इसकी ज़रूरत है कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से पहले इसमें सल्फर को अलग कर लिया जाता है। तो ये इसके अफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन कंपाउंड, कुदरती तौर पर पैदा होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड खास तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड में बिजली की जम से पैदा होता है। और ये आपकी जो इंटरनल कम्बिनेशन है आपका इंजन थर्मल पावर स्टेशन या फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के बायस नाइट्रोजन ऑक्साइड के बराह रास्त मिलाप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जैसा कि शक्ल 14.7 में आपको दिखाया गया। और वो किस तरह आपका बनाया गया है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपका 2NO बनेगा। ताहम ये नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड गैस बनाने के तेज हवा के साथ रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इंतहाई जहरीली गैस है। 2NO प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर 2NO2 बनती है। तो इसके साथ साथ आपका जो हवा में नाइट्रोजन रिएक्टिव को होती है, इसके साथ साथ जो आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये गैस के साथ साथ रिएक्ट के नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है, और ये गैसेस हैं हवा में पहुंच जाती हैं और ये प्रोटॉन्स का बायस बनती है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी में हल होकर आपका जो एसिड बना जाते हैं, जो कि आप इसमें जो आपके जो एसिड रेन है, जिनके जो आपका बारिश का ज़मीन पर बरसने का बायस बनते हैं। 14.7 है इसकी फॉर्मेशन है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से NO2 और NO2 का बढ़ना हवा की पोल्यूशन का सबब बनता है। तो इस तरह जो आपका मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस हैं वो आपको रिप्रेजेंटेड कर रहा था NO2, और यानी कि इन गैसेस के मिक्सचर्स को NO2 से ज़ाहिर किया जाता है, जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट थर्मल पावर स्टेशन और फैक्ट्रियों की चिमनियों से हवा में दाखिल होता है, और ये सांस की नालियों में सोजिश का बायस बनता है। ये ऑक्साइड्स हवा में मौजूद पानी के मकदार से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है एसिडिन का एक जुज है, और इसके साथ सेक्शन जो है 14 पॉइंट में बयान किए जाएंगे, यानी कि आगे इसके बारे में मजीद डिस्कस किया जाएगा। तो इसकी जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर होती है। नेक्स्ट है आपका कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं आपने अभी तक जो है वो आपका इट्सल्फ टेस्ट है, इसको आप देखें पढ़ें कि अभी तक आपने क्या डिस्कस किया है हमारे साथ। और रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन है, यानी कि आपने पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव साइंस और टेक्नोलॉजी का एक पेज दिया गया है, तो आपने इसको खुद आपने पढ़ना है। हम अगले हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और अपने नॉलेज में इनहेंस करना है। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं एज यू नो स्टडी, जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से हवा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होते हैं। बारिश का पानी सल्फर ऑक्साइड यानी कि H2SO4 में और NO3 को HNO और HNO3 में तब्दील कर देता है, और यानी कि हाइड्रो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन नाइट्रेट में उसको तकसीम कर देता है। और आम बारिश का पानी कम एसिड होता है, जिसकी वजह से इसमें हलशुदा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी pH तकरीबन 6 से 6.5 पाई जाती है। लेकिन जब बारिश के पानी में हवा के जो पोल्यूटेंट्स है वो हल हो जाता है, तो ये ज़्यादा एसिड हो जाती है और इसकी pH 4 लेवल तक कम हो जाती है। पास जो एसिड्रीन है बारिश के पानी में हवा के एसिड पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हल होने से बनती हैं। तो इस तरह 14.8 है उसमें दिखाया गया कि किस तरह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। ये एसिड्स बारिश के पानी में हल होकर ज़मीन में जानवरों, पौधों और आबी ज़िंदगी को तबाह करने का बायस बनते हैं। तो ये आपके एसिड्रीन और उसके असरात हैं जो आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया है इन तमाम चीज़ों को। और ये आपकी 14.8 शक्ल है कि किस तरह ये जो एसिड्रीन और उसके असरात अफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये एसिड्रीन का बनना और उसके असरात हैं पूरे का पूरा जो आपको आपके एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट कर होता है। अफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं। नंबर 1 आपका जो एसिड रेन है जब ज़मीन और चट्टानों पर बरसती है तो ये भारी मेटल्स यानी कि आपको
एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आपका क्रोमियम वगैरह का जो है ना वो प्रोड्यूस करती है और अपने अंदर हल कर देती है और इन मेटल्स को दरियाओं और झीलों तक पहुंचा देती है। जब ये पानी इंसान पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, ये मेटल्स इंसानी जिस्म में जहरीली हद तक जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ झीलों में मौजूद आबी हयात इन मेटल्स की बहुत ज़्यादा मकदार की वजह से नुकसान उठाती है, जिस पर एल्युमिनियम मेटल की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मछलियों के गिल्स को बंद कर देती है, दम घुटने से आखिरकार मछलियाँ मर जाती हैं। नंबर 2, एसिड इमारतों और मुजस्समों के मार्बल चूने के पत्थरों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है, जिसकी वजह से ये इमारत और मुजस्समे आहिस्ता आहिस्ता अपना हुस्न और चमक दमक खो देते हैं। नंबर 3, एसिड की एसिडिटी में इजाफा करती है, जिसकी वजह से इस किस्म की बहुत सी फसलें और पौधे सही तरीके से नशोमान नहीं पा सकते। ये ज़मीन में जहरीली मेटल्स में भी इजाफा करती है, जो सब्जियों को जहरीला कर देती हैं। हत्ता के ज़मीन की एसिडिटी की वजह से पुराने दरख्त भी मुतासर होते हैं, इनकी नशोनुमा रुक जाती है और ये खुश्क होकर मर जाते हैं। नंबर 4, आपका जो एसिड है बराह रास्त दरख्तों और पौधों के पत्तों को तबाह करती है, जिससे उनकी नशोनुमा रुक जाती है। पौधों की सर्दी या बीमारियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम हो जाती है और ये खत्म हो जाते हैं, जैसा कि शक्ल 14.9 में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह जो इनकी फंक्शनैलिटी है वो आपके असरात जो हैं एसिड रेन के वो अफेक्ट कर रहे होते हैं अपने हमारे एनवायरनमेंट में, और तो इनकी फंक्शनैलिटी देखा जा सकता है। कुछ आपका टेस्ट योरसेल्फ है, उसको आप देखिए। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओजोन का खात्मा और उसके साथ यानी कि ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स अफेक्ट, वो किस तरह फंक्शनैलिटी देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल ऑक्सीजन की किस्म है। ये एटमॉस्फेयर में आपका स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियानी हिस्सा में एक ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मिलाप से बनती है। ऑक्सीजन और जो आपका O2 मिलाएंगे तो आपका O3 आपका बन गया, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्साइड आपकी बन जाएगी। और इस तरह आपके जो ओजोन पौधे जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो एरिया है वो ओजोन लेयर कहलाता है, जो कि ज़मीन की सतह से 25 से 30 किलोमीटर बुलंद स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में मौजूद होता है। और ये लेयर पूरा अर्थ को घेरे हुए है और ज़मीन को सूरज से आने वाले नुकसान वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जैसा कि शक्ल 14.10 में दिखाया गया है। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन हैं जिल्द के कैंसर का बायस बनती है। बस स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन है और ओजोन लेयर में मौजूद ज़िंदगी के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती हैं, यानी कि मुफीद साबित हो सकती हैं। तो इस तरह ओजोन का खात्मा और उसके असरात जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में बनते हैं। और ये 14.10 है, ये ओजोन लेयर है और इसमें डिप्लीशन ऑफ ओजोन है, यानी कि इसमें जो ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर का खात्मा किस तरह किया जाता है। ये सूरज है, ये ओजोन लेयर है, ये आपका ये भी ओजोन लेयर है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी आपके सामने परफॉर्म कर रही होती है। आम हालात में अंडर नॉर्मल कंडीशन ओजोन कंसंट्रेशन जो होती है उसके पेचीदा एटमॉस्फेयर रिएक्शन की वजह से आपका स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ओजोन की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए दो रिएक्शन मतलब होता है, O2+O और OT बनती है, इसकी फॉर्मेशन। इस तरह O3+ अगर ऑक्सीजन के मिलाएंगे तो 2O2 इसकी डीकम्पोजिशन होती है। और लेकिन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन की ये लेयर तबाह हो रही है, जैसा कि ओजोन की तबाही का बुनियादी बायस क्लोरोफॉर्म्स है, यानी कि क्लोरोफॉर्म CFC आप जो है वो इसकी तबाही के बाद ये एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में ठंड का पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कंपाउंड किसी न किसी वजह से लीक होकर स्ट्रेटोस्फीयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। अब वहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि CFCl3 में मौजूद आपकी जो क्लोरीन है बॉन्ड्स को तोड़कर क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जैसा कि आपका CFC3 जब इसको अल्ट्रावायलेट मिलती है तो आपकी क्लोरीन प्लस ये आपकी बॉन्ड्स बन जाती है। इसमें जो ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी को आप O3+Cl आप ना O2+OCl बनेगा, OCl बनेगा तो O3 और आपका Cl आपका अलग हो जाएगा, O+O बनेगा तो O2 बनेगा। तो इस तरह आपकी ये क्लोरीन की रेडिकल जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरह परफॉर्म कर रही होती है। इसके साथ साथ आप जो है ना वो जो CFC की जो डीकम्पोजिशन है उससे खारिज होने वाला एक क्लोरीन फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स में जो है तबाह करने की सलाहियत रखता है। वो रीजन जहां ओजोन खत्म हो जाती है आपका ओजोन होल कहलाता है। और इसके साथ साथ जो सबसे पहले 1980 की दहाई में अंटार्कटिका पर ओजोन होल की मौजूदगी का पता चलता है। 1990 की दहाई में आर्कटिक के ऊपर भी ओजोन
होल दरियाफ्त किए थे 1990 में। तो फैक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, ओजोन के खात्मे के असरात क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आपका जो ओजोन लेयर में कमी से मतअद्दी बीमारियां जैसे कि मलेरिया में इजाफा होगा, और नंबर 1 पे आपका होगा ओजोन की तबाही। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सूरज से ज़मीन तक पहुंचने का काबिल बनाते हैं, जो इंसानों और दूसरे जानवरों में जल्द के कैंसर का बायस बन सकती है। नंबर 2, आपका ओजोन लेयर में कमी से मतअद्दी बीमारियों का जैसे मलेरिया में इजाफा होगा। नंबर 3, ये हवाओं की तरतीब यानी कि वाइंड फेडरेशन को तब्दील कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया में आब हवा बदल जाएगी, खासतौर पर एशिया और बहर के खिते इसमें मुतासर होंगे। नंबर 4, आपका जो बनता है, ये हवाओं की तरतीब जो है उसमें वाइंड डिप्रेशन को तब्दील करती है, और जिससे पूरी दुनिया में हवा तब्दील हो जाएगी, खासतौर पर एशिया बहर के इसे। और इसके साथ साथ आप ये पौधों के लाइफ साइकिल को तब्दील करके फूड चेन को नकारा कर सकती है। तो ये ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन लेयर्स के खात्मे के जो असरात हैं वो हमारे माहौल में इन तरीकों से इजाफा होंगे। फालतू मवाद और इनकरेनेशन ऑफ वेस्ट एंड मटीरियल काजेज एयर पोल्यूशन, यानी कि जो फालतू मवाद हैं उसको हम जलाते हैं तो वो भी पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को भी आप कंट्रोल करके अपने इर्द गिर्द की जो पोल्यूशन है उसको रोक सकते हैं। की पॉइंट्स हैं, और इसमें अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। एटमॉस्फेयर के गिर्द जो मुख्तलिफ कैप्सूल्स आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने डिस्कस किया। और टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को 4 रीजन में तकसीम किया जाता है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और मेसोस्फेयर है, और थर्मोस्फेयर में इसको तकसीम किया जाता है। नंबर 3, आपका जो है वो ट्रोपोस्फेयर ज़मीन की सतह में बिल्कुल ऊपर 12 किलोमीटर तक बुलंद है। नंबर 4, आपका एटमॉस्फेयर का 75% जो आपका ट्रोपोस्फेयर पर मौजूद होता है। और नंबर 5, आपका ट्रोपोस्फेयर में तमाम मौसम पाए जाते हैं। इस रेंज में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बखरात एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इस किस्म की तमाम जो फंक्शनैलिटी है एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में वो हमने इस पूरे का पूरे यूनिट में डिस्कस की हैं। और ये A to Z एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में आपकी जो केमिस्ट्री में वो चीज़ें होती हैं वो हमने इन तमाम चीज़ों के मतलब हम डिस्कस कर सके हैं। और ये आपके स्किल्स हैं, और इसमें जो आपकी फिल्ट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि सस्पेंडेड आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी फिल्ट्रेशन को करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। कंसेप्ट डायग्राम है ये एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में कि आपने किस तरह इन तमाम चीज़ों को लेके चलना होता है, और किस तरह आपका ये रेजिडेंस है, ये आपका मिक्सचर है, ये आपका फिल्टर है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर आप इसको अप्लाई करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। कंसेप्ट डायग्राम में आपका जो मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर के, मेसोस्फेयर पे और थर्मोस्फेयर पे मुश्तमिल होता है, जो कि हम तमाम चीज़ें इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर में डिस्कस कर चुके हैं। ये ओजोन लेयर है जिसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स को हमने डिस्कस किया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो सोर्सेज हैं, जो गाजेज हैं वो हमने डिस्कस किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया। आपके जो फोसिल फ्यूल्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। सोर्सेज क्या बनते हैं, उनकी गाजेज क्या बनती हैं, वो हमने इस तमाम के तमाम चैप्टर में एटमॉस्फेयर के जो डिस्कस किया, जो आपको डायग्राम में बताया गया वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस किया। एक्सरसाइज है, आप A to Z जब पूरे के पूरे चैप्टर से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आप इन तमाम चीज़ों से आप मुस्तफ़ीद होंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अपने नॉलेज को किस तरह इन्हेंस करना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जब आप तमाम चीज़ों को पढ़ लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप इसको इटसेल्फ आप ट्राई करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के जो मल्टीपल जो है चॉइस क्वेश्चंस है आप इस चैप्टर में दिए गए। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को जब आप रीड आउट प्रॉपरली कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को मजीद अपने नॉलेज को और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयार करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। ये था चैप्टर 14, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के तमाम जो एस्पेक्ट हैं एनवायरमेंटल के कंटेक्स्ट में आपका जो एटमॉस्फेयर बनता है, चारों किस्म की जो उनकी लेयर्स बनती हैं, उसके साथ साथ जो उनके इफेक्ट्स होते हैं वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। चैप्टर 15 में जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर को डिस्कस किया जाएगा फिर हाजिर होंगे। इससे पहले लेक्चर्स का इख्तिताम करें तमाम के तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं हमसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है। फेसबुक भी तनवीर अहमद स्पीक है, और इसके साथ साथ स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो करें। और ऐसे स्टूडेंट जो बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं वो इस महंगाई के इस दौर में उस फीस का छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लेकर स्लो बाय स्लो स्टॉप कर करके इन तमाम चीज़ों को आप एंटरटेन कर सकते हैं और अपने नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हैं। जो आपका मेंटालिटी लेवल है 9 और 10 की सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसके अकॉर्डिंगली ही इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। तमाम के तमाम पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो करिकुलम को तरतीब दिया गया है और अकेडमीज़ में और आपके स्कूल लेवल पर इन तमाम चीज़ों को
पढ़ाया जा रहा है उन्हीं तमाम चीज़ों के पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए ए टू ज़ेड जब तो तमाम की तमाम चीज़ें पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस कर दी जाती हैं तो आप पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें जो ए टू ज़ेड डिस्कस हो चुकी हैं सिर्फ आपको मेमोराइज करना है, इन तमाम चीज़ों को रीड आउट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाले दिनों में जो भी जहाँ पे लेक्चर होंगे आप उससे मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।